नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। तो आज सरलीकरण के आधार पर उनका मान दिया रहता है, उससे संबंधित प्रश्नों पर हल करेंगे। तो वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाली है, तो आप बने रहिएगा। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है नेगेटिव संख्याओं का कैसे सॉल्यूशन करना है, उनकी पावर्स का कैसे करना है, और सरलीकरण पर आधारित प्रश्न जो कि 1 से 2 प्रश्न आते हैं वो कैसे उनको हम कम समय में करें विकल्प का सहारा लेकर। इसलिए इस वीडियो में बने रहिएगा। नए व्यूअर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए चर्चा करते हैं सरलीकरण पर आधारित प्रश्न। किस पर? सरलीकरण पर आधारित प्रश्न। देखो, निम्नलिखित में कौन 1 के बराबर है? ये 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से हमें बताना है किसका मान 1 के बराबर है, यानी उसकी वैल्यू 1 के बराबर है। ठीक है, किसी भी सवाल में वो पूछ सकता है निम्न में किसकी वैल्यू 5 के बराबर है। तो पहले हम 1 के बराबर देख लेंगे। मतलब ये बताना है कि इसको हल करेंगे तो 1 मान आएगा, या इसको हल करेंगे तो 1 मान आएगा, इसको हल करेंगे तो 1 मान आएगा, या इसको हल करेंगे तो 1 मान आएगा। तो अब ऐसे में अगर मान लो हम इसको कर रहे हैं तो हमारे 4 मिनट तो ऐसे ही खराब हो जाएंगे। और चूंकि ये दशमलव में दिया है तो हमें सबसे पहले एक चीज का पता होना चाहिए कि हमें दशमलव के जो नियम हैं वो पता होना चाहिए। इसलिए हमें पूरे विकल्प चेक नहीं करना पड़ेगा, केवल देखने से हल हो जाएगा। कैसे? जैसे देखो, दशमलव में आपको बताया कि जो गुणक होता है और जो गुण्य होता है, दोनों में अगर दशमलव लगा है तो दोनों को जोड़कर जो हमारा गुणनफल आता है इकाई की तरफ से, उतने अंक बाद हम दशमलव लगा देते हैं। बस इतना हमें ये फंडा पता होना चाहिए। कैसे? देखो, जैसे हमने आपको बताया था कि 0.3 गुणा 0.02 इसका गुणा करना है। तो एक पहली चीज तो गुणा होता है क्रमबिन में, क्योंकि यहाँ देखो 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, तो इसको हम उल्टा कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी 0.02 और 0.3 इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ 2 अंक, यहाँ 3, यहाँ एक बार गुणा हमें कम करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले मैंने बताया था कि भूल जाओ ये दशमलव का गुणा है, सीधा सीधा क्या है? गुणा है। तो जी संख्या कितनी हो गई? 2, और ये कितनी हो गई? 3। सीधी सी बात। तो 3 का गुणा इसमें करेंगे। देखो 3 दूनी 6, इसमें 0 में करो तो 0, इसमें 0 में करो तो 0। अब ये एक अंक बचा, मतलब 0, तो 0 का 0 0 0 ऐसे कर लो, 6 0 0 0। सीधा सा मतलब है कि जैसा अपन गुणा करते हैं वैसे ही करना है, दशमलव भूल जाओ। अब यहाँ देखो, ये हमारा क्या है? गुणक, और ये हमारा क्या है? गुण्य, जिसमें गुणा करते हैं। ये हमारा गुण्य आ जाना, गुण्य। अब देखो यहाँ बेटा, यहाँ कितने अंक बाद लगा है? 1 अंक बाद दशमलव, और यहाँ क्या अंक बाद लगा है? 2 अंक बाद। तो हमारा जो गुणनफल आया, गुणनफल क्या आया है? ये आया हमारा गुणनफल। तो गुणनफल में कितने अंक बाद लगेगा? दशमलव 3 अंक बाद, क्योंकि 1 अंक बाद ये लगा और 2 बाद ये, तो दोनों को जोड़ देंगे। 1 अंक बाद इसमें और 2 अंक बाद इसमें, तो कुल क्या अंक बाद लगेगा? 3 अंक बाद। कहाँ से? इकाई की तरफ से। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब इकाई से 1 2 3, यहाँ ये हमारा उत्तर हो जाएगा 0.006। तो ये हमें ध्यान रखना है कि दशमलव हमें कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। देखो एक और चीज देखते हैं, जैसे मान लो 0.2 गुणा 3.4, ये गुणा है इस तरीके का। तो इसमें सीधा सा जो हमने गुणा किया, मान लीजिए 2 है, जो 34 है, 2 4 दूनी 8, 4 का 0 का 0। अब गुणा 3 3 दूनी 6, 3 0 का 0 0, यही होगा ना। अब इसको जोड़ दो, 8 6 0। अब देखो मतलब आप इसको ऐसे समझ लो कि जैसे ये लिखा ना 0 2 और 34, मान लो हम दशमलव नहीं मान रहे, दशमलव है ही नहीं। अगर दशमलव नहीं होता ऐसा संख्या का गुणा तो अपन ऐसे तो करते, 4 दूनी 8, 0 को 4 को 0 में करेंगे 0, फिर गुणा लगाएंगे 3 दूनी 6 और 3 0, 8 6 0, ऐसे करते। तो वही चीज यहाँ माननी है कि जब दशमलव का गुणा दिया है तो हम दशमलव भूल जाओ कुछ समय के लिए कि वो दशमलव नहीं है, वो दशमलव नहीं है। अब यहाँ देखेंगे, देखो यहाँ गुणक में कितने अंक बाद दशमलव लगा है? 1, और यहाँ गुण्य में कितने अंक बाद लगा है? 1, यानी 1 यहाँ लगा है, 1 यहाँ, तो कुल कितने अंक बाद लगाना है हमें? दशमलव 2 अंक बाद। तो देखो यहाँ जो गुणनफल आया है इस इकाई की तरफ से 2 अंक बाद लग जाएगा, 1 2, तो यहाँ 0.68 या 0.68 हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारे दशमलव के गुणा जो है बेटा होते हैं। ठीक, अब आता है देखो, निम्नलिखित में कौन 1 के बराबर है? कौन 1 के बराबर है? अब यहाँ 1 के बराबर देखना है। तो देखो जैसे यहाँ ये है 8 7 56, ठीक, और 56 नीचे भी है। इसका मतलब है देखो 8 7 56,
68 56 56 मान लो 68 56 मतलब ऊपर नीचे एक से आ रहा है। हमें ये देखना है कि ऊपर जो दशमलव है, देखो जैसे हम पहला विकल्प चेक कर रहे हैं 0.8 × 7, इसका गुणनफल कितना हो जाएगा 68 56, कितना हो जाएगा एक अंक बाद लग जाएगा दशमलव, यानी 0.56 का मतलब क्या हुआ 5.6, क्योंकि पीछे शून्य का कोई मतलब नहीं, ये हुआ। अब इसी के देखो जी बटी में कितना था, मतलब ये हुआ भाई अपन ने ऊपर का हल किया है, ठीक, और इसकी बटी में लगा दो, नीचे क्या है 10 गुणे 5.6, तो इसका कितना आ जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 560, वो कितने अंक बाद एक अंक बाद लग गया, तो नीचे का आ गया 56 और ऊपर का मान देखो इसका आया 56, क्योंकि 10 गुणे 5.6 करेंगे तो कितना आएगा 56 आएगा ना 56.0। अब ऊपर कितना था बेटा देखो 5.6 और नीचे का मान कितना आया 56, तो क्या इसका भाग देंगे तो एक आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि जो 5.6 है वो ये 56 है। अगर ऊपर 56 होते और नीचे 56 होते तो एक हो जाता, इसका मतलब ये नहीं है। क्यों, देखो इसका दूसरी चीज आप ऐसे लगा सकते हो कि यहाँ दशमलव एक अंक बाद है और नीचे वाले में दशमलव नहीं आ रहा, तो ये नहीं होगा। जब भी ऐसी दो संख्या दी हो तो जितने दशमलव अंक बाद ऊपर लगा उतने दशमलव बाद नीचे लगाए और संख्या का मान एक सा है तो वो एक के बराबर हो जाएगी। कैसे, जैसे मान लो दूसरा विकल्प चेक कर, देखो यहाँ इसको ये बी वाला विकल्प चेक करते हैं, बी 0.8 × 7 58 और ये पीछे 0 था तो कितना एक अंक बाद लगना ना, तो इसका मान कितना हो जाएगा 5.6। अब देखो इसी पोर्शन का भी ऊपर का ही किया, नीचे का देखो, नीचे वाला क्या है 1.0 × 5.6, इसका गुणा करेंगे तो 560, ठीक, ये हो गया, ठीक होगा, इतने तो होगा नहीं होता, ऐसे करके देख लो ना, 6 का इसमें करेंगे 0 में से 0 और 6 का ये में करेंगे तो 6 गुणा लगाएंगे 5 का 0 में से 0 और 5 एकम 5 0 6 5 560 सही, तो इतने का रखा। अब देखो बेटा एक अंक बाद यहाँ लगा और एक अंक बाद यहाँ लगा, तो गुणनफल में कितने अंक बाद लग जाएगा 2 अंक बाद, तो 1 2 5.6 हो जाएगा, तो जो नीचे कितना आएगा 5.60, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 5.60 को 5.6 लिख सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट के बाद यहाँ 0 बढ़ा दो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब देखो बेटा ऊपर 5.6 आ रहा है नीचे 5.6, यानी इसको हल किया तो 5.6 आ रहा और इसको हल किया तो 5.6 आ रहा, इसका मतलब ऊपर को हल किया तो कितना आया 5.6, फिर देखो इसकी बटी में है, बटी लगा दी, नीचे क्या है 5.6, कितना आ जाएगा एक, जैसे भाई 4/4 होता है तो 4 एकम 4, इसी 5.6 बटी 5.6, तो ये बी वाला उत्तर हो गया है। तो यहाँ कुछ नहीं है, सीधा सा हमें दशमलव का ज्ञान होना चाहिए कि दशमलव कितने अंक बाद आया, उस हिसाब से हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप जब भी दशमलव से आए कि निम्नलिखित में से कौन एक के बराबर है, इसका मतलब है कि किसी को हल करने पर उसका मान एक आएगा, तो हमें दशमलव का ज्ञान होना चाहिए कि कितने अंक बाद हम लगाते हैं और किस प्रकार उसको करते हैं। चलिए ये प्रश्न हो गया। अब हम आगे चलते हैं, तो हमारा इसमें उत्तर कौन सा है बेटा बी वाला उत्तर, बस अब हमें आगे का चेकिंग करना, तो ये हमारा बी। अब आता है पावर का, -1⁻15, तो -1 क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि -1 ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, ठीक, ये चीज हो गई सबसे पहली चीज। ऋणात्मक संख्या का एक नियम होता है, देखो सीधा सा, यदि किसी भी ऋणात्मक कोई भी हो, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, ठीक है, शून्य नहीं होगी। देखो जो शून्य होता है ना तो शून्य में ऋण लगता है ना शून्य में प्लस लगता है, शून्य को केवल शून्य लिखा जाता है, ऋण 0 नहीं होगा प्लस 0 नहीं होगा, 0 ही लिखते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। तो कोई भी संख्या है, यदि किसी भी ऋणात्मक संख्या की घात, या उसी को क्या बोलते हैं घातांक, घात का अंक विषम है तो उसका मान
हमेशा ऋणात्मक ही आएगा, ऋणात्मक ही आएगा, उसका मान हमेशा ऋणात्मक ही आएगा। कैसे आएगा? देखो जैसे इसमें ऋण, मान लो ऋण 1 है, ये ऋणात्मक संख्या हो गई। इसको किसी भी ऋणात्मक संख्या की घात विषम है, यानी उस पर पावर काय की हो चढ़ी है, 1 की हो सकती है, 3 की हो सकती है, 5 की हो सकती है, 7 की और 9 की, ये सब क्या होती है? विषम संख्या की पहचान होती है ना। तो जैसे -1 पे घाती 1 चढ़ा है, ठीक, तो इसका मान -1 आएगा, क्योंकि उसका मान हमेशा ऋणात्मक ही आएगा, तो -1 ही आएगा। ठीक, अब चलते हैं, देखो -1 की घाते 3, -1 की घाते 3, यानी ये क्या हो गया? -1 का घन हो गया है ना। तो -1 गुणे -1 गुणे -1, तो इनका मान कितना आएगा बेटा? कोई भी ऋणात्मक संख्या है, किसी भी ऋणात्मक की घात या यहाँ ऋणात्मक संख्या कह लो, उसका मान हमेशा नेगेटिव आएगा। तो देखो संख्या कैसी है? ऋणात्मक, और घात कैसी है? विषम। तो उत्तर जो भी आएगा वो काय में आएगा? ऋण में आएगा, क्योंकि ये नियम, ऋण की संख्या है और घात विषम है, ऋण की संख्या है और घात विषम है, तो ऋण में आएगा। अब -1 का गुणा 3 बार करेंगे, -1 का गुणा कितनी बार कर लो? जैसे 1 है कोई, 1 को गुणा 100 बार कर लो, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा कितना आएगा? 1 ही आएगा, तो इसका मान आ जाएगा -1। ठीक, इतना हमें ध्यान रखना है। ठीक, देखो अगला ऐसे चलती, जैसे -1 की घाते 7, तो इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान भी कितना आएगा? -1 ही आएगा, क्योंकि एक तो ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है और घात विषम है, दोनों चीजें ध्यान रखना। तो जो भी गुणनफल आएगा वो ऋणात्मक ही आएगा। अब चूंकि ये संख्या एक ही है, तो ऋण 1 की घाते 7 है, तो ऋण 1 आएगा। अब आप सोच रहे होंगे, जैसे मान लो ये 1 के बता रहे, ऋण 2 ले लिया, अब 2 की घाती 1 है, तो इसका उत्तर कितना आएगा? ऋणात्मक संख्या है, घाती कैसी है? विषम, तो गुणनफल आएगा ऋण में, और 2 की घात 1 है, तो कितना आएगा? ऋण 2 हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे देख लो, ऋण 2 की घाते कितना? 3 है। ठीक, कि यदि किसी भी ऋणात्मक संख्या की घात अथवा घातांक विषम है, संख्या कैसी है? ऋणात्मक है, घात कैसी है? विषम है, तो उसका मान हमेशा ऋणात्मक आएगा। तो देखो पहला नियम, यानी जो भी उत्तर आएगा ऋण में आएगा, तो पहले ऋण लगा दिया। अब देखो इसको आप देखो, जैसे ऋण की घाते 2, ऋण 2 की घाते 3 है, तो इसको अपन 3 बार लिख लेंगे, ऋण 2 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 2। ठीक, अब देखो इसका गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब चूंकि देखो 8 हो गया, अब संख्या कैसी है? ऋणात्मक, और घात कैसी है? विषम, तो गुणनफल काय में आएगा? हमेशा नेगेटिव में, तो ऋण 8 इसका गुणा हो जाएगा। ये कहने का मतलब है उसका। ठीक, इसी प्रकार और भी संख्याएं हैं, मान लो जैसे ये है ऋण 2 की घाते 5, तो देखो इसको पहले ऐसे लिख लेंगे, ऋण 2 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 2, 5 बार हो गए, 1 2 3 4 5, इनका गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, अब चूंकि देखो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? ऋणात्मक संख्या की घात अथवा घातांक विषम हो, तो उसका मान नेगेटिव में आएगा। तो अब देखो ऋण की संख्या है, वो घात का है विषम में, तो यानी इसका उत्तर ऋण 32 आएगा, सीधी सी बात। तो ये चीज बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। तो जैसे ये सवाल कह रहा है कि ऋण 1 की घाती 15 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऋण जी ऋणात्मक संख्या है, घात विषम है, तो इसका मान नेगेटिव में आएगा, तो इसका उत्तर -1 आएगा। ठीक है, इसमें देखिए, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऋणात्मक संख्या है और उस पर पावर अगर विषम है, तो उसका मान हमेशा नेगेटिव आएगा। पिछली बार एक प्रश्न पूछा गया था नवोदय विद्यालय 2020 का, 2020 का है कि -1 का -1 से 100 बार गुणा करने पर कितना आएगा? 100 बार गुणा करने पर कितना आएगा? ठीक, तो पहले -1 का -1 से, पहले -1 गुणे -1,
-1 का -1 से 100 बार गुणा करने पे, यानी देखो पहले तो अपन इतना समझ लो, जब दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणा करते हैं तो गुणनफल काय में आता है, धन में आता है जी। हम जानते हैं कोई भी दो ऋणात्मक संख्याएं हैं, अगर हम उनका गुणनफल करेंगे तो गुणनफल धन में आएगा। तो ऋण 1 गुणा ऋण 1 कितना हो जाएगा 1, जैसे ऋण 2 गुणा ऋण 2 कितना हो जाएगा, धन के 4 हो जाएगा। दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल हमेशा धनात्मक होता है। जैसे करेंगे ऋण 3 गुणा ऋण 3 तो सीधा 9 हो जाएगा। अब सवाल क्या कह रहा था, इतना क्लियर है आपको कि जब दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणा करेंगे तो उनका गुणनफल कैसे आएगा, हमेशा धनात्मक आएगा। ठीक है, आपको कह रहा था सवाल, देखो ऋण 1 का ऋण 1 से 100 बार इसे घुमा देते हैं जिससे कि बच्चे घबरा जाएं। तो 100 बार गुणा करना है, तो देखो ऋण 1 का ऋण 1 से कितनी बार करना है, 100 बार, यानी 100 की घातें चढ़ जाएगी, सीधी सी बात, 1 इस पर घात चढ़ जाएगी। कितनी बार करना है वो उस पर घात चढ़ जाती है। देखो ऋण 1 और ऋण 1 का गुणा कितना हो जाएगा 1, अब 1 की घातें कितनी हो गई 100। तो अब देखो संख्या कैसी है 1, और यहाँ पर देखो घातें कितनी है सम, तो इसका मान कैसे आएगा, धन में आएगा, यानी 1 की घात 100, तो इसका मान आ जाएगा 1। ठीक, तो इस तरीके के सरलीकरण पर आधारित प्रश्न होते हैं बच्चों, जहाँ में माइनस और प्लस और दशमलव का बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे और डेली इस तरीके के प्रश्नों को करेंगे तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आसानी से चुटकियों में चुटकियों में सवाल आप कर लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको बेसिक कंसेप्ट का पता होना चाहिए। तो आप प्रैक्टिस करिएगा, समय बहुत कम है, संभवतः 30 अप्रैल को ही आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आप अच्छी से तैयारी करिए, रिवीजन करते रहिए और छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जहाँ डाउट है उनको क्लियर करते रहिएगा। और हमारे चैनल को भी जो है, हमारे वीडियोस को भी शेयर करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा और दोस्तों में शेयर करते रहिएगा, जिससे उनका भी भला होता रहे। तो आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।